नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं दिल्ली सल्तनत के साथ आपके बीच हूँ। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभाग की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिल्ली प्रशासन का स्वरूप क्या था। मोटे तौर पर हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित थी, थियोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित थी और वहां पर शासन का आधार इस्लामी कानून, शरिया, इजमा, कयास था। इस पर प्रशासनिक व्यवस्था आधारित थी। राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष नहीं था, राज्य का स्वरूप धर्मतंत्रीय था। इस्लामी व्यवस्था में जो बातें थी प्रमुखतः दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में भी हमें वही दिखाई पड़ती है। मोटे तौर पर अगर हम अरब प्रशासन में चले जाएं तो अरबों की जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है उमैयद काल में, अब्बासी काल में, वही व्यवस्था कमोबेश हमें दिल्ली प्रशासन में भी दिखाई पड़ती है। दिल्ली प्रशासन में हम सल्तनत के प्रमुख विभाग, उसके नाम एवं उनके कार्यों को जानेंगे। अधिकारी का नाम क्या था, उनसे विभाग संबंधित विभाग क्या थे और उनका कार्य क्या था। मोटे तौर पर अगर हम सबसे पहले समझें तो केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान सर्वोच्च होता है। तमाम प्रशासनिक शक्तियां सुल्तान में निहित होती है। वह एक मजबूत शासक के रूप में प्रशासन के तमाम विभागों का वह प्रधान होता था। प्रशासन की तमाम शक्तियां सुल्तान में ही वेस्टेड होती थी। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वेस्टेड इन सुल्तान्स। अगर हम सुल्तान के प्रशासन चलाने में सहयोग की बात करें तो उनको प्रशासन में सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद थी। केंद्रीय मंत्री परिषद को खिलवत कहा जाता था। और इसे हम फारसी शब्द में मजलिस ए खिलवत के नाम से जानते थे। इसमें प्रशासन के कोर मंत्रालय हुआ करते थे। मोटे तौर पर सुल्तान के बाद सर्वप्रथम अगर दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर को हम देखें तो 4 प्रमुख विभाग थे। पहले विभाग के रूप में हम दीवाने बिजारत को पाते हैं। दीवाने बिजारत यह वजीर का विभाग था और मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य को देखता था, परंतु इनका लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण था। मोटे तौर पर यह फाइनेंस विभाग था। राज्य के तमाम कर से होने वाली आय और व्यय का सारा ब्यौरा इसी विभाग में निहित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मोटे तौर पर 4 प्रकार के कर का जिक्र आया है। उस्र भूमि कर है, खम्स लूट का धन है जो सैनिकों में बंटता है और सल्तनत के खजाने में भी जा रहा है। मोटे तौर पर 20% राजकीय खजाने में जाता था और 80% खम्स का धन सैनिकों में बांटा जाता है। जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो मस्जिदों के रखरखाव इत्यादि पे खर्च होता था। मोटे तौर पर इन तमाम तरह के टैक्सेशन पर नियंत्रण दीवाने बिजारत का रहता था। तो दीवाने बिजारत सबसे प्रमुख विभाग था, लेकिन लोक प्रशासन के अन्य विभाग पर उसका नियंत्रण होता था। और इस विभाग के जो प्रधानमंत्री थे, जिसे मुगल काल में हम वजीर दीवान कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में भी हम वजीर के नाम से जानते हैं, वह प्रशासन के सभी विभाग पर उसका नियंत्रण रहता था। दूसरे विभाग के रूप में दीवाने आरिज का नाम आता है। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, इसके प्रधान को आरिज मुवालिक कहा जाता था। आरिज मुवालिक मोटे तौर पर सैन्य विभाग था और यह विभाग सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेटअप किया गया। इस विभाग का कार्य अगर हम देखें तो सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन करना, सैनिकों को वेतन देना, नगद वेतन देना, वेतन का निर्धारण करना तथा सैन्य निरीक्षण करना, ये तमाम बातें दीवाने अर्ज विभाग के अंतर्गत आरिज मुमालिक संपन्न करते थे। तीसरे प्रमुख विभाग के रूप में हम देखते हैं दीवाने रिसालत का नाम आता है और इसके प्रधान को रसालत मुमालिक कहा जाता था। यह एक प्रकार का विदेश विभाग था, फॉरेन डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं। इस विभाग का कार्य विदेशी संपर्क एवं विदेशी मामले संबंधी कार्य को देखना,
कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्यों से भी संबंधित था, लेकिन मुख्यतः यह विदेशी मामलों को देखता था। चौथे विभाग के रूप में हम दिल्ली सल्तनत में दीवाने इंसा को पाते हैं। इसके प्रधान को दीवाने अशरफ कहा जाता है या इंसाए मुमालिक कहा जाता है। एक तरह से यह शाही पत्राचार विभाग था। शाही पत्राचार का अर्थ है कि सुल्तान के शाही घोषणाओं एवं सुल्तान के पत्रों का मसविदे को तैयार करना, शासकीय घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नर और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र भेजना, ये तमाम तरह के कार्य दीवाने इंसा के द्वारा संपादित होते थे। बाद में अगर हम देखेंगे 2 प्रमुख विभाग और ऐड किया गया। उसमें एक था सदर सुदूर एक तरह का धार्मिक मामले का विभाग था, धर्म संबंधी कार्यों को देखना था और इसके प्रधान को सदर सुदूर ही कहा जाता था। बाद में पहले यह न्याय विभाग का भी कार्य करता था, लेकिन इससे न्याय विभाग को अलग कर दिया गया और एक विभाग बनाया गया दीवाने कजा मुमालिक। तो इसके प्रधान को काजी उल कुजात कहा जाता था। एक तरह से यह मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था। सुल्तान के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश न्याय विभाग का यह प्रधान होता था, न्याय संबंधी कार्य का संपादित करता था। तो मोटे तौर पर 4 के बाद हम देखते हैं कि 2 विभाग उसमें ऐड होता है। लेकिन हमने दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम में कुछ बातें आपसे कही कि प्रत्येक सुल्तान के समय कुछ न कुछ नए विभाग स्थापित किए गए। उन विभागों को भी हमें देखना होगा। जैसे दीवाने अमीर कोही, तो मैंने पहले भी चर्चा की, यह कृषि विभाग था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुआ। इस विभाग का कार्य कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यह दीवाने अमीर कोही विभाग का काम था। किसानों को ऋण प्रदान करना, बीज प्रदान करना, कृषि संबंधी कार्यों को देखना, यह दीवाने अमीर कोही संपादित करते थे। अगले विभाग के रूप में दीवाने मुस्तखराज यह राजस्व विभाग था और यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्थापित हुआ। इसका कार्य बकाया करों की वसूली करना, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब किताब रखना, ये दीवाने मुस्तखराज का काम था। अलाउद्दीन के समय में एक बातें बहुत कड़ाई से लागू की गई कि किसानों से बकाये कर की वसूली की जाए। तो इस बात को हर वर्ष ध्यान रखना पड़ता था कि किसान के ऊपर कहीं पिछले वर्ष का तो कुछ कर बकाया नहीं है। इसके वसूली का कार्य दीवाने मुस्तखराज विभाग था। अगले विभाग के रूप में हम दीवाने खैरात को पाते हैं। यह दान विभाग था। दीवाने खैरात मोटे तौर पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित हुआ। इसकी मैंने चर्चा भी करी है कि गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, विधवाओं तथा अनाथों की मदद करना और मस्जिद धार्मिक स्थलों की देखभाल करना, उसकी मरम्मत करना, रंग रोगन करना, ये सारे कार्य दीवाने खैरात के तहत किए जाते थे। एफएसटी के समय में एक और विभाग आया था, दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक को हम पेंशन विभाग कहते हैं। यह भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में आया था। यह सल्तनत के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना और सैन्य अभियान में मृत सैनिकों के आश्रित को मदद करना, यह इस कार्य को प्रमुखता से दीवाने इस्तिहाक विभाग के द्वारा देखा जाता था। सुल्तान एफएसटी के समय में एक और विभाग आया था, दीवाने बंदगान, इसे हम दास विभाग कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या बरनी के अनुसार 1,80,000 थी। शमसिराज अफीफ के अनुसार, अफीफ कहता है कि सुल्तान को दासों से बहुत प्रेम था, लगाव था। तो एफएसटी के समय में इस विभाग का कार्य दासों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनकी समस्याओं को समाधान करना, ये सारे कार्य दीवाने बंदगान विभाग के द्वारा किए जाते थे। सल्तनत में अगले विभाग के रूप में हम दीवाने वकूफ को जानते हैं। यह व्यय विभाग था। इस दीवाने वकूफ की स्थापना सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था और यह व्यय के कागजात की देखभाल करना। तो मोटे तौर पर सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन में ये प्रमुख विभाग थे। मैंने एक पोस्ट का जिक्र किया था, सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के समय में नायब पोस्ट क्रिएट किया गया था। इसको
इसका पूरा नाम नायब मुमालिकात है, जिसको नायब या लेफ्टिनेंट कहें, सुल्तान के प्रमुख सिपह सलार। और इस पोस्ट का क्रिएट मोटे तौर पर नायब मुमालिकात का क्रिएट बहराम शाह के समय में हुआ था, और नसरुद्दीन महमूद के समय में जाकर बलबन इस पोस्ट पर आया था। तो नायब का पद सत्ता का केंद्र बिंदु था। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कोर कैबिनेट थी, जिसे हम मजलिस खलवत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी केंद्रीय प्रशासन में अन्य बहुत सारे विभाग की चर्चा हुई है। उसमें हम एक एक करके अगर देखेंगे तो मोटे तौर पे हस्मे अतरफ मोटे तौर पर ये इख्तेदारों की सेना को हस्मे अतरफ कहा जाता था। आप जानते हैं कि सुल्तान अल्तमश के समय में इख्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। सैनिकों को वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले में भूमि दिया जाने लगा, और इसे हम इख्ता कहते हैं। ये इख्तेदारी प्रणाली, इसमें हस्मे अतराफ, जिसको ये जो इख्तेदार सेना रखते थे उसको हस्मे अतराफ कहा जाता था। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे कि सुल्तान के शाही सुरक्षा विभाग का प्रधान सरे जानदार कहलाता था। और अगर हम सुल्तान की सेना को सल्तनत काल में कलवे लश्कर कहा जाता था, और बड़े बड़े जो तख्तदार गवर्नर होते थे उनको बली कहा जाता था। और जिनको भी इख्तेदारी व्यवस्था के तहत भूमि ग्रांट हुई, उनके इख्ते का विभाजन सिक में होता था। सिक को हम जिला कहते हैं, और इसके प्रधान को सिकदार या सिकदारन। आप देखेंगे कि शेरशाह के समय में सिक या सिकदारन शब्द एक तरह से जिलाधिकारी के टर्म में आया है। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन में बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग थे। उसमें भी हम एक एक करके अन्य विभाग के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सल्तनत प्रशासन में इन विभागों के अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि वकीले दर एक अधिकारी था, जिसका कार्य शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करना था। अमीर हाजिब को बारबक कहा जाता था। यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाता है कि दरबार में सुल्तान के आने के बाद किस प्रकार की शिष्टाचार हो, किस प्रकार उनका अभिवादन हो, पैबोसी हो, जमीबोसी हो, सुल्तान के पांव चूमकर उनका अभिवादन करना हो, सर झुकाकर उनका अभिवादन करना हो। तो ये सारे दरबारी नियमों को पालन करवाने वाले अधिकारी को अमीर हाजिब कहा जाता था, जिसे हम बारबक के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सुल्तान के शाही अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था उसे हम सरे जानदार कहते थे। और आंतरिक नौकायन और जल मार्गों पर जो नियंत्रण करता था उस अधिकारी को अमीर बहर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों की सभाओं, सुल्तानों के द्वारा दिए जाने वाले दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करने वाले अधिकारी को अमीर मजलिस कहा जाता था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रशासन में आय व्यय, जो इनकम है, एक्सपेंडिचर, इन सब का ब्यौरा रखने के लिए भी बड़े बड़े पोस्ट क्रिएट किए गए। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं महालेखा परीक्षक को दिल्ली सल्तनत काल में मुस्तौफी मुमालिक के नाम से जाना जाता था, जो राज्य के खर्चों की जांच करता था। अभी के टर्म में हम उसे ऑडिटर जनरल कह सकते हैं। फिर सल्तनत के महालेखाकार को मुशरिफ मुमालिक कहा जाता था। मुशरिफ मुमालिक वो राज्य की आय संबंधी व्यवस्था को देखता था। वह एक तरह से अकाउंटेंट जनरल का काम करता था। मैंने कहा कि अलाउद्दीन के समय में बाजार नियंत्रण लाया गया था, और बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा पदाधिकारी था दीवाने रियासत। सुल्तान के बाद दीवाने रियासत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। संपूर्ण बाजार पर उसका काम नियंत्रण रखना था। उसके अधीन शहनाए मंडी था, उसके अधीन बारिद था, गुप्तचर था। आप देखेंगे कि दीवाने रियासत इतना पावरफुल था, वह बाजार व्यापारियों को लाइसेंस देना, व्यापारियों को व्यापार के लिए ऋण ग्रांट करना, इन तरह तमाम तरह की बातों को
वह देखता था। दीवाने रियासत के अंतर्गत पदाधिकारी में हम देखते हैं कि शहनाए मंडी भी एक पदाधिकारी है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का। वह बाजार का जांच करता था, प्राइस लिस्ट चेक करना, बाट माप की जांच करना, इस तरह की बातों को शहनाए मंडी के द्वारा संचालित किया जाता था। मजूमदार एक पोस्ट आया है राजस्व से संबंधित, जो आय व्यय को ठीक रखने का काम मजूमदार को दिया गया था। मुहतासिब, दिल्ली सल्तनत में एक पोस्ट क्रिएट किया गया था मुहतासिब, जो लोगों के आचरण पर नजर रखता था, वह किस तरह के आचरण को पालन कर रहा है। जैसे मुसलमानों पर नियंत्रण के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। मुसलमानों के पैजामे की क्या लंबाई है, उसके दाढ़ी का क्या मेजरमेंट है, इस तरह की बातें। हमें औरंगजेब के काल में भी मुहस्सिब पद आया गया था, जो लोगों के आचरण पर नजर रखता था। दूसरी बात, सुल्तान का रॉयल कारखाना होता था, शाही कारखाना, तो सुल्तान के शाही कारखानों की देखभाल करने वाले अधिकारी को मुत्तासरीफ कहा जाता था और बंदरगाह को देखने वाले पदाधिकारी को मुसर्रिफ कहा जाता था। तो इस तरह ये एक तरह से दीवाने रियासत के अंतर्गत था, जो शाही कारखानों का संचालन करता था, उसे मुत्तासरीफ के नाम से जानते हैं। सूचना दाता एवं गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बारिद ए मुमालिक कहा जाता था। उसके अंतर्गत बारिद होते थे, जो बाजार संबंधी सारी सूचनाओं को सुल्तान तक प्रेषित करते थे। राजकीय आय को संग्रहित करने वाले अधिकारी को खाजिन कहा जाता था। धर्म की व्याख्या करने वाले को दिल्ली सल्तनत में मुफ्ती कहा जाता था। बड़े बड़े नगरों के मजिस्ट्रेट को अमीर दाद कहा जाता था। और केंद्रीय प्रशासन में सबसे अंतिम महत्वपूर्ण पद था कोतवाल का, जो बड़े बड़े शहरों की शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। जैसे दिल्ली जैसे शहर में कोतवाल था, आगरा जैसे शहर में कोतवाल हमें दिखाई पड़ रहा है, लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े। तो कोतवाल का कार्य एक तरह से बहुत पावरफुल था। हम उसको आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट से जोड़ सकते हैं, जो आधुनिक में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद है, वह सल्तनत काल हो। मोटे तौर पर यह पोस्ट माना जाता है कि शेरशाह के समय में ज्यादा प्रभावी हुआ कोतवाल पोस्ट का क्रिएट, लेकिन सल्तनत काल में भी नगरों की सुरक्षा के लिए कोतवाल का जिक्र आया है, चाहे नाम कोई और रहा हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रत्येक शहर में कोतवाल की ऑफिस होती है, जिसे हम कोतवाली के नाम से जानते हैं। और आज के टर्मोलॉजी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही कोतवाल कहा जाता था। तो बड़े बड़े नगरों में शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए, रात्रि गश्ती के लिए, तमाम तरह के सफाई के लिए, शमशान घाट के लिए, आवारा पशुओं के व्यवस्था के लिए, तमाम जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखने के लिए, ये सारे कार्यों के लिए कोतवाल उत्तरदायी होते थे। रात में कोतवाल की गश्ती होती थी, उसके साथ तुरही बजते थे, नगाड़े बजते थे, जागते रहो, सारे नगरवासियों को चौकन्ना करना कोतवाल का काम था। तो सल्तनत काल में हो या मुगल काल में कोतवाल बहुत पावरफुल पोस्ट था। और दिल्ली जैसे नगरों के कोतवाल का पद बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता था। वह सुल्तान का खास व्यक्ति होता था। मैंने एक टर्म यूज किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी एक कठोर शासक के रूप में उभरा। बाजार नियंत्रण को उसने बहुत कड़ाई के साथ लागू किया था। और बर्नी लिखता है कि कम तोलने वाले के शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था जितना कि वो कम तोलते थे। चाहे इस तरह की व्यवस्था लागू हुई हो या ना हुई हो, या एकाध घटना ही हुई हो, लेकिन बाजार व्यवस्था में प्योरिटी आ गई। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कालाबाजारी नहीं था। ये अलाउद्दीन का खौफ था। तो अलाउद्दीन के इस तरह के कृत्य से लोगों के मन में खौफ था। प्रशासन में इसने कठोरता का पालन किया, लोगों को दंडित किया। तो दिल्ली का कोतवाल अलाउद्दीन का दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था काजी मुक्सुद्दीन। तो काजी मुक्सुद्दीन और अलाउद्दीन, सिर्फ एक व्यक्ति अलाउद्दीन से ढंग से बात कर सकता था, वह था काजी मुक्सुद्दीन। तो जब दो दोस्त आपस में बैठते थे, कभी फुर्सत के क्षणों में, रात्रि के समय में, मध्य रात्रि के समय में कुछ बातें होती थी, कुछ आपस में शेयर होता था। तो काजी मुक्सुद्दीन कहता है अलाउद्दीन से कि तुम इस तरह के कार्य को अंजाम देते हो,
किसी का मांस कटवा लिए, किसी को कोड़ों से पिटवाए, किसी को दंडित किए। क्या तुम्हें खौफ नहीं है? इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हो, क्या अल्लाह के दरबार में तुम्हारा हिसाब नहीं होगा? तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह? तो अलाउद्दीन अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल काजी मुक्सुद्दीन को कहता है कि मैं प्रजा की भलाई के लिए जो उचित समझता हूं करता हूं, इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे नहीं पता, और कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरा क्या होगा मुझे इसकी चिंता नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोतवाल एक प्रशासन का केंद्र बिंदु रहा है। हम अकबर के समय में भी जब जाते हैं, बैरम खां का पतन होता है तो दिल्ली का कोतवाल शहाबुद्दीन को बनाया गया, जो महामंगा का प्रिय था और प्रशासन पर ग्रिप रखने के लिए, चूंकि वहीं से पूरे सेंटर से ही पूरे देश की राजनीति संचालित की जाती थी। तो अंतिम केंद्रीय प्रशासन के अंतिम पदाधिकारी के रूप में हम लोग कोतवाल को जानते हैं। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन को आज हमने देखा है। और अगले क्लास में मैं दिल्ली सल्तनत के साहित्य और स्थापत्य कला को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।